हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा दिनांक 18/3/2023 को एक प्रैक्टिस सेट करवाया गया था, अभ्यास प्रश्न पत्र संख्या 17। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको इस क्लास के माध्यम से देने वाला हूं, जिसमें हम अगले 1 घंटे में सारे 100 के 100 प्रश्नों का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। तो जो फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्जाम होने वाला है आगे, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है और इसके अलावा आपका साथ ही इसमें एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, काव्य संग्रह 2 पंक्तियों के बीच किसकी रचना है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया कि काव्य संग्रह जो 2 पंक्तियों के बीच है किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर क्या है, राजेश जोशी। किसकी रचना है काव्य संग्रह 2 पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी की। ठीक है, इसके अलावा जो राजेश जोशी जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, सबसे पहले कहाँ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश। मेरे द्वारा कवि परिचय में इनका आपको लिखाया गया है पूरा। ठीक है, इनके जो काव्य संग्रह थे, एक 2 पंक्ति के बीच, मिट्टी का चेहरा, ठीक है, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्ति के बीच, इनके 4 काव्य संग्रह थे। इसके अलावा कहानी संग्रह देखो, सोमवार व अन्य कहानियां और कपिल का पेड़। ठीक है, इसके अलावा जादू जंगल। ठीक है, और इसके अलावा एक था टंकारा का गाना। ठीक है, अच्छे आदमी, ये इनके नाटक थे। और आलोचनात्मक कृति थी इनकी, एक कवि की नोटबुक। ये आपने ध्यान रखना है, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा भोपाल गैस दुर्घटना पर भोपाल शोक गीत 1984 लिखा गया और 2 पंक्ति के बीच, इसी रचना के लिए 2002 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण राजेश जोशी और कई बार इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित विलोम शब्द युग्मों में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो सूक्ष्म का स्थूल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सर्जन का ध्वंस, ये भी सही है। सरस का नीरस, ये भी सही है। गलत कौन सा है, सहयोगी का नियोगी। ठीक है, सहयोगी का क्या होता है, प्रतियोगी। ठीक है, सहयोगी का क्या होता है, प्रतियोगी होता है सही आंसर। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी, सहयोगी का क्या हो जाएगा, प्रतियोगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, पुष्कर भी है, अनंत भी है और अभ्र भी है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, प्रमोद। प्रमोद किसका पर्यायवाची शब्द होता है, ये होता है उत्साह का। ठीक है, उत्साह, हर्ष या फिर उल्लास। ठीक है, उल्लास, इनका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, प्रमोद। अगला प्रश्न देखो, आंखों में सरसों फूलना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, आंखों में सरसों फूलना। इसका उचित अर्थ क्या होगा, विवेक न होना। ठीक है, विवेक न होना। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नांकित तद्भव तत्सम शब्दों में गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, त्रिगुणा का त्रिगुण सही है। ठीक है, तिगुना का त्रिगुण, तिगुना क्या है इसमें, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, ये तद्भव और ये तत्सम। ऐसे देखो, तुरंत, तुरंत क्या है, तद्भव, इसका त्वरित हो जाएगा तत्सम। ठीक है, ऐसे देखो, दुपट्टा क्या है, तद्भव है, इसका द्विपट क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो नाक का क्या होता है, नसिका। ठीक है, नसिका, कहीं पर नासिका भी दिया रहता है, तो जो नाक होता है इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, नसिका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नांकित में कौन सा वर्ण ओष्ठ्य स्वर का उदाहरण है। तो कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ्य स्वर का उदाहरण है, तो इसके लिए आपको देखो सारे स्वर बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो इनमें जो ऊ और ऊ हैं, ये ओष्ठ स्वर के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा शब्द है, इसमें ये आपको बताना है। बछड़ा, ये नहीं है तत्सम शब्द। ठीक है, पाहुना भी नहीं है, भंवर भी नहीं है। ठीक है, तो भाद्रपद क्या है, तत्सम शब्द है। इसको हम क्या बोलते हैं, भादव बोलते हैं या फिर भादव बोलते हैं। ठीक है, तो तद्भव रूप में भादो या फिर भादव, भादव या फिर भादव। ठीक है, ये हम बोलते हैं। और इसका तत्सम रूप क्या है, भाद्रपद। ऐसे देखो, भंवर, भंवर का जो तत्सम होता है क्या होता है, भ्रमर, भ्रमर होता है। ठीक है, पाहुना का तत्सम क्या होता है, प्राधूर्ण। ठीक है, प्राघूर्ण, प्राघूर्ण। ठीक है, इसके अलावा बछड़ा का क्या होता है, वत्स, ये इसका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, बछड़ा का वत्स, पाहुना का प्राघूर्ण, भंवर का क्या होता है, भ्रमर। ठीक है, और भाद्रपद का क्या होता, तद्भव क्या हो जाएगा, भादो या भादव। अगला, निम्न रचनाओं के आधार पर गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, यह है देखो, अशोक के फूल किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो, संग्राम किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र की, बिल्कुल सही है। ठीक है, मुख सरोवर के हंस, ठीक है, शैलेश मटियानी की है। किसके राम कैसे राम, ये भी किसकी है, शैलेश मटियानी की रचना है। ठीक है, शैलेश मटियानी।
इसके राम कैसे राम, ये भी किसकी है, शैलेश मटियानी की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, कै हंसा मोती चुग कै भूखा रह जाए, लोकोक्ति क्या अर्थ प्रकट करती है। कै हंसा मोती चुग कै भूखा रह जाए, ठीक है, ये क्या अर्थ प्रकट करती है कि प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना, ठीक है, प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना, इसका क्या अर्थ है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, जो चिंता से रहित हो, मतलब जिसमें कोई भी चिंता ना हो, क्या हो जाएगा, निश्चिंत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, निश्चिंत। अगला देखो, निम्नांकित में शब्द शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, शाश्वत का क्या होगा, क्षणिक। अगला देखो, निम्नांकित में किसे वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है, किसे कहा गया है, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उ प्लस आ के संयोग से नहीं बना, ठीक है, तो देखो इन्हें तोड़ते हैं। सबसे पहले हम सुधन आगत, सु आगत क्या हो जाएगा, स्वागत, अनु आदेश क्या हो जाएगा, अनुआदेश, ठीक है, अनुएषण क्या हो जाएगा, अन्वेषण, ठीक है, तो अनुएषण ये उ प्लस ए के सहयोग से बना, इस प्रकार क्या हो जाएगा, अन्वेषण, उ प्लस आ के संयोग से नहीं बना। देखो यदि साधुआचार देखें आप, साधु प्लस आचार, ठीक है, साधुआचार, तो ये सब क्या है, उ प्लस आ के संयोग से बने और अन्वेषण नहीं बना, ठीक है, इस प्रकार विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, शब्द अतीत में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, ठीक है, अतीत में अति, अतिधन ईत, अतीत, ठीक है, अतिधन ईत, देखो ई प्लस ई बराबर ई, बड़ी ई, ठीक है। अरे कल वह छत से गिर गया, अरे यहाँ पर क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपसे चिन्ह पूछा गया तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, विस्मय बोधक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण विराम कैसे लगाते हैं, इस तरह से। अल्प विराम कैसे लगाते हैं, कॉमा के रूप में, ठीक है, इस तरह से कॉमा हल्का सा। और अर्ध विराम कैसे होता है, सेमी कॉलम, इस तरह से, ठीक है, इसको इंग्लिश में सेमी कॉलम कहते हैं। अगला देखो, अगला है, निम्नांकित में शब्द ग्रह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, सदन भी है, निलय भी है, आगार भी है, तो उपयुक्त सभी किसके हैं, ग्रह या फिर घर के, ठीक है, सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखो, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, ये पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपको थोड़ा सा, यदि आपने सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में पढ़ा होगा तो इनकी कर्मस्थली कहाँ रही है, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में ये इनकी कर्मस्थली रही है। तो यहाँ पर देखो, इलाहाबाद के पथ पर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर भी आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको थोड़ा जोड़ सकते हैं। बाकी देखो, जयशंकर प्रसाद जी की इलाहाबाद है नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी जी की भी नहीं है, ठीक है, और सुमित्रानंद पंत जी की भी नहीं है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद किसके, इन कवियों में एकमात्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो तो मेदिनीपुर में हुआ था, मेदिनीपुर, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, लेकिन कर्मस्थली कहाँ रही है, इलाहाबाद, और यहीं पर इनकी 1961 में मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये जो पंक्तियां हैं इन्हीं के द्वारा लिखित हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जूही की कली, ठीक है, एक महत्वपूर्ण रचना इनकी। इसके अलावा एक और इनकी जो रचना थी काफ़ी, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, ठीक है, राम की प्रतिष्ठा के संबंध में, ठीक है, तो वो भी आपने ध्यान रखनी है। एक आदर्श के रूप में इनके द्वारा राम को प्रस्तुत किया गया है। कौन सी रचना है, और राम की शक्ति पूजा, ठीक है, राम की शक्ति पूजा, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचना है। बाकी देखो, इनकी जो रचना है मेरे द्वारा आपको ट्रिक के साथ करवाई गई है, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, काफ़ी आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, धूल में मिल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। धूल में मिल जाना मतलब नष्ट हो जाना, ठीक है, धूल में मिल जाना मतलब नष्ट हो जाना, तो काफ़ी आसान से इसका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में वह शब्द जिसमें सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है सत उपसर्ग का प्रयोग, देखो, सतधन नंद, सदानंद, ठीक है, सतधन उपयोग, सदुपयोग, सतधन आशय, सदाशय, तो उपयुक्त सभी में सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा द्वारा रचित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, दीपशिखा है उनकी साथ, उनकी रचना, ठीक है, पथ के साथी भी उन्हीं की, और अतीत के चलचित्र भी उन्हीं के। तो आपका बंटी किसकी है, मन्नू भंडारी की, ठीक है, मन्नू भंडारी जी की रचना है आपका बंटी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये सारी रचनाएं किसकी हैं, महादेवी वर्मा जी द्वारा ही रचित हैं, ठीक है। तो ये हो गया देखो हिंदी का पार्ट।
तो कुछ बच्चों के जो सबसे पहला एक बच्चे का कमेंट आया था, मैसेज आया था, ठीक है, तो कि सर स्कोर नहीं बढ़ रहा है, स्कोर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, ये पूछा था मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहला मैं आपको बताऊं, अभी आप इस चीज़ पर फोकस मत करो बिल्कुल भी। अभी आप केवल जो आपका एग्ज़ाम है 1 आरक्षी, ठीक है, इसके लिए केवल आप पढ़ाई करो बस। पढ़ाई के अलावा अभी आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। देखो क्योंकि अभी 20 दिन आपके पास बचा है, मैं आपको कोई नई चीज़ बताऊंगा, उसको आप अभी अपने जो दैनिक रूटीन है उस पर अमल में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि समय कम है आपके पास। स्कोर कब बढ़ता है? स्कोर आपका एकदम से कब उछाल खाएगा ना, जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। एक बार आप 1 आरक्षी परीक्षा दो, ठीक है, 1 आरक्षी परीक्षा दो, उसके पश्चात एक बार सभी विषयों को, ठीक है, सभी जो विषय हैं जिसमें आपका इतिहास, ठीक है, भारत का इतिहास है, प्लस भूगोल है, ठीक है, भूगोल है, इसके अलावा देखो मुख्यतः 3 ही विषय जो हैं, इसके अलावा जो भारतीय राज व्यवस्था है, ठीक है, इनको डीपली पढ़ो और समझ के पढ़ो। यहाँ से जब आप इनको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात देखना आपके स्कोर में स्वयं ही उछाल आए। क्यों? क्योंकि देखो यदि आप कोई 40+60 40+20 वाला प्रश्न भी देखते हैं ना, जैसे माना 40+20 यानी कि 40 उत्तराखंड और 20 हिंदी, इस टाइप के प्रश्न पत्र भी यदि आप देखते हैं तो वहाँ पर भी जो +40 है ना, इसमें आपको कहीं ना कहीं इतिहास, भूगोल और राज व्यवस्था के प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो हिंदी और उत्तराखंड वाला पार्ट है, आप इसमें 45 से 50 नंबर ला पाते हैं, क्योंकि 60 में से 60 लाना तो मुश्किल ही है। जो बहुत अच्छी तैयारी वाले हैं बहुत से वो 52-53 तक ले आता है। ठीक है, और सामान्य जिसकी तैयारी है वो 40 से 50 के बीच में लाता है। अब 40 नंबर तुम्हारे यहाँ आएंगे तो अगले जो 40 हैं इसमें आपको जरूरी है आप इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था देखें। यहाँ से अगर 30 प्रश्न बनते, 30 में से आपके 25 या 20 सही हो जाते हैं तो आपका खुद ही स्कोर बढ़ने लगेगा, है ना। तो स्कोर तभी बढ़ेगा जब आप सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेंगे। बाकी देखो मैं आपको लगातार बोलता आया हूँ, करंट अफेयर्स पर फोकस करो। ठीक है, मैं आपको क्लास दूंगा आज या कल, मैं आपको क्लास दे दूंगा फरवरी का करंट अफेयर्स। ठीक है, देखो कितनी क्लासेस में आपको करंट अफेयर्स की दूंगा, फरवरी की 2+1, ये 2 राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और दूंगा। ठीक है, और एक उत्तराखंड के संबंध में 3 क्लासेस दूंगा, और मार्च की 3+1 यानी कि 3 राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की और 1 उत्तराखंड की। ये टोटल ये देखो कितनी क्लासेस हैं, 7 क्लास। ठीक है, ये 7 क्लास मैं आपको 2 अप्रैल से पहले उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं किसी भी तरह से आपको कैसे ही भी कराऊं, पर मैं 2 अप्रैल से पहले आपको ये सारे, ताकि आपको याद करने के लिए थोड़ा मौका भी मिल सके। ठीक है, क्योंकि देखो मार्च 31 वाला जो है 1 अप्रैल को मैं नोट करूँगा पेपर के माध्यम से, तो इसलिए जो मार्च का फाइनल उत्तराखंड का क्लास होगा वो 2 अप्रैल को आएगा। ठीक है, बाकी फरवरी का ये जो करंट अफेयर्स है ये सारी चीज़ें मैं आपको इससे पहले ही दे दूंगा। ठीक है, 2 अप्रैल से पहले आपको सारी चीज़ें मैं उपलब्ध करा दूंगा, तो वो याद करना आपका काम है करंट अफेयर्स को। ठीक है, ज़्यादा बोझ नहीं है। देखो अभी फरवरी की 1 क्लास हुई है, सारे महत्वपूर्ण सवाल उसमें मैंने आपको करा दिए हैं, कई सारे करा दिए हैं, 35-36 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो कुछ और भी हैं, तो इस तरह से टुकड़ों में पढ़ोगे आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे राष्ट्रीय बजट है वो मैंने आपको कराया तो वो आपको याद हो चुका होगा। इसके अलावा देखो उत्तराखंड बजट में आपको करा चुका हूँ, वहाँ से जितने प्रश्न बनेंगे वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही में उसका आर्थिक सर्वेक्षण भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मुख्यतः अभी आप यदि आपको स्कोर बढ़ाना है तो मुख्यतः अभी आप देखो करंट अफेयर्स, हिंदी, ठीक है, और यूके, इन पर फोकस करो, यही स्कोर बढ़ा सकते हैं अभी। क्योंकि अन्य चीज़ें देखो यदि आप इतिहास पढ़ने बैठोगे, ठीक है, तो इस इतिहास को पढ़ने में 4 महीना लगता है अच्छे से पढ़ने में। ठीक है, ऊपर ही ऊपर देखो कई सारे लोग पढ़ा भी रहे होंगे, ऊपर ही ऊपर आपको इतिहास की यहाँ से प्रश्न आएगा। जब आयोग यदि डीप पूछना है तो ऊपर ही ऊपर पढ़ के हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको शुरू में ही बता दिया था, जैसे ही कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ, कि आप इन चीज़ों पर मेहनत करो जहाँ से आपका नंबर बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप ऊपर ही ऊपर पढ़ के भी आपका नंबर तो आना है नहीं, इसमें से ना इतिहास में से आना ऊपर ही ऊपर पढ़ के, ना भूगोल से आना है। ठीक है, पॉलिटी में आपको शुरू में बता चुका हूँ कि आप पॉलिटी में रिविजन करिए, वहाँ से प्रश्न लगातार बन रहा है, ये मैं आपको बताया भी था जब
मैंने इसके लिए रणनीति आपको बताई थी, ठीक है। तो देखो इतिहास भूगोल ऊपर ऊपर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपको पढ़ना है तो पॉलिटी आप रिवीजन करिए, करंट अफेयर्स पढ़िए, हिंदी उत्तराखंड पढ़िए, क्योंकि 70 नंबर का तो यही आना है। इस 70 में भी यदि आप 70-75 नंबर का आना है, यदि यहाँ से भी आप 55 तक का नंबर खींच लेते तो बाकी 30 में आपके 8-10 नंबर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि इतना तो आपने पढ़ा ही है कि आपका जो रीजनिंग है वो थोड़ा सही हो जाएगा, अन्य चीज़ें थोड़ा सही हो जाएंगी। तो 60-65 नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है, पेपर के अकॉर्डिंग जिस तरह का पेपर आए उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी यदि टफ आता है तो 60, आसान आता है तो 65 नंबर, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की, बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अपना रिवीजन पर फोकस करिए और करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। बाकी हिंदी और उत्तराखंड पर फोकस करिए, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। और साथ ही जो हिंदी में वर्ण व्यवस्था है वहाँ से भी लगातार प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। वर्णमाला है वहाँ से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा पेपर आएगा और आपको लगेगा कि आपने तैयारी किया हुआ है। यदि आप अभी इतिहास पढ़ेंगे, यहाँ से 6 प्रश्न आएगा और 6 में से 4 डीप आ गया ना, तो आपका पढ़ा हुआ व्यर्थ है, क्योंकि 2 प्रश्न आप केवल यहाँ पर अटैम्प्ट कर पाओगे इतनी ज़्यादा मेहनत करके। तो इसलिए मैं आपको शुरू में ही बता दिया था कि पॉलिटी क्योंकि आपने पढ़ा हुआ और यहाँ से प्रश्न बनेगा भी तो उन्हीं चीज़ों में से बनेगा, डीप नहीं हो सकता ना ज़्यादा। लेकिन करंट अफेयर्स, हिंदी, उत्तराखंड और पॉलिटी आप फोकस कर सकते हो और अभी भी आपके पास समय है कि आप इनको रिवीजन करिए। देखो ज़्यादा प्रवचन के बजाय हम अपना पेपर करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। अगला देखो भाग 2 है, प्रश्न 21। हाल ही में जस्टिस AM अहमदी, ये जो करंट अफेयर्स दिए मैंने आपको, ये मार्च माह के दिए हैं। सभी करंट अफेयर्स मार्च महीने के हैं, ठीक है। तो मैं आपको मार्च का करंट अफेयर्स जल्दी ही कराऊंगा। कई सारे बच्चों ने इन्हें किया होगा, जिन्होंने करंट अफेयर्स जो रोजाना तैयार करते हैं अपना, और जो नहीं करते उनके द्वारा नहीं भी किया गया होगा, ठीक है। तो देखो AM अहमदी का निधन हो गया, तो कौन से नंबर के थे? 26वें नंबर के थे, ठीक है। और अभी वर्तमान में 50वें कौन से हैं? DY चंद्रचूड़, ये भी आपने ध्यान रखना है। 49वें कौन थे? UU ललित। ये जो 26वें नंबर के थे जिला जज से, ठीक है, जिला जज थे पहले। जिला जज से लेकर यहाँ से इन्होंने सफ़र तय किया और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? जो पहले अधीनस्थ न्यायालय में जिला न्यायाधीश थे, वहाँ से CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ठीक है। वहाँ तक पहुँचने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? जस्टिस AM अहमदी। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किस राज्य में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप खोजा गया? कहाँ खोजा गया? ओडिशा में, ठीक है। काफ़ी सिंपल आंसर इसका, ओडिशा में इसको खोजा गया, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किसने जीता? ये जीता देखो जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। और उत्तराखंड ने कब जीता था? ये 2022 में जीता था। ये भी आपने ध्यान रखना है। 2022 का करंट अफेयर्स भी अभी करंट में है, ठीक है। तो इसलिए 2022 का यदि पूछेगा तो उत्तराखंड ने, 2023 का यदि पूछता है तो जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, भारत की रैंक कौन सी है? 42वीं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, ठीक है। वह किससे संबंधित थे? तो प्रश्न देखो, ऐसा प्रश्न है कि कई सारे लोगों ने इसको 100% मैं मानता हूँ कि भजन गायकी किया होगा, ठीक है। मतलब फुटबॉल खिलाड़ी तो कई सारे बच्चों को लगा ही नहीं होगा कि ये फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा। जिन्होंने पढ़ा है वो तो खैर सही है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो इनका संबंध किससे? फुटबॉल खिलाड़ी से। पूर्व भारतीय फुटबॉल प्लेयर थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, किस तिथि को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखो, 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई है? ये है तिरुमुरई, ठीक है। इसे 5वें वेद की संज्ञा दी गई है। अगला देखो, सजदा और पोबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत में किस शासक द्वारा शुरू की गई थी? बलबन द्वारा, ठीक है। बलबन वो व्यक्ति था जिसके द्वारा सजदा, और ये क्या है? एक त्योहार है, ठीक है, त्योहार, पारसी त्योहार है, इनकी शुरुआत की गई थी। अगला देखो, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ठीक है। जब मैंने आपको भारत का इतिहास शुरुआत किया था पढ़ाना, ठीक है, उसमें मेरे द्वारा आपको एक ताम्र पाषाण काल पढ़ाया गया था, ठीक है। ताम्र पाषाण काल, इसमें विभिन्न संस्कृतियां, एक मालवा की संस्कृति, जोरवे संस्कृति, ठीक है। इसमें एक और संस्कृति थी, कौन सी थी? देखो, गणेश्वर संस्कृति थी। इसके अलावा एक और थी उसमें संस्कृति, ठीक है। तो इन संस्कृतियों में एक महत्वपूर्ण संस्कृति कौन सी है? गणेश्वर संस्कृति, जो कि ताम्रपाषाण कालीन है, लेकिन
किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? ये है खेतड़ी, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान। यानी कि गणेश्वर संस्कृति कहाँ पनपी थी? राजस्थान में थी, ठीक है। थी ये ताम्र पाषाणकालीन, लेकिन हड़प्पा के समकालीन थी, ठीक है। हड़प्पा को ये तांबा उपलब्ध कराती थी, ठीक है। यहाँ से हड़प्पा को तांबा उपलब्ध होता था, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ बिंदु किस युद्ध से माना जाता है? ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता किस युद्ध से आरंभ होती है? ये है प्लासी का युद्ध 1757, जब बंगाल के नवाब को क्लाइव की सेना हरा देती है, ठीक है। तो यहाँ से भारत में ब्रिटिश, हालांकि देखो इसके पश्चात भी 1764 तक का बंगाल का नवाब मतलब उन्हीं के जो वंशज है वही नियुक्त होता है, लेकिन ये केवल जनता के लिए, ठीक है, जनता को दिखावे के लिए। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है? वास्तविक में कौन होता है? ये होता है अंग्रेज, ठीक है। इस तरह की नीति, मतलब जो बंगाल का नवाब वो केवल दिखावे के लिए रखते हैं, ठीक है, जनता ताकि विरोध ना करे, क्योंकि एकदम से यदि शासक चेंज हो जाएगा तो जनता विरोध भी करेगी। तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा चालाक थे, बहुत ज़्यादा कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है। तो उनके द्वारा 1757 में सत्ता तो हत्या ली गई, लेकिन उसके पश्चात जो नवाब था इनकी कठपुतली बनकर शासन करने लगा, ठीक है। फाइनली 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, इसके पश्चात जो बंगाल का नवाब है, मतलब अंग्रेज ही स्वयं शासन करने लग जाते हैं, ठीक है। 1765 में इलाहाबाद की संधि और यहाँ से अंग्रेजी शासन लगभग शुरू हो जाता है। फिर 1772-73 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजों के नियम कानून भी शुरू तब हो जाते हैं, ध्यान रखना आपने। अगला देखो, अगला प्रश्न है सेफ्टी, अगला है भारत नागरिक सेवा, ठीक है, सिविल सेवा, यानी कि इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। यहाँ पर लॉर्ड ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, इन्हें लॉर्ड कहना उचित नहीं है, ठीक है। लॉर्ड यदि कहना है तो भारत के वीर सैनिकों को हमें कहना चाहिए बजाय इनके। तो कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस का जन्मदाता माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉर्नवालिस जो कि दो बार बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था, ठीक है। जब दूसरी बार आया था तो भारत में इसकी मृत्यु हो गई थी, और इसकी समाधि कहाँ है? गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर में इसकी समाधि है। एक और ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त कानून, ठीक है, सूर्यास्त कानून इसी से संबंधित है, पेपर में पूछा गया था, तो ठीक है, किस में था ये था देखो इस्तमरारी बंदोबस्त, यानी कि स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में था ये सूर्यास्त कानून। इसके अंतर्गत क्या होता था ना, देखो सूर्यास्त कानून क्या था? जमींदारी व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, मतलब किसानों से जो राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी थी किसकी थी? जमींदारों की थी, और जमींदार अपने अपने एरिया का राजस्व वसूल कर किसको देते थे? सरकार को जमा करते थे, ठीक है, कंपनी को जमा करते थे। जैसे माना यदि आज के दिन में, ठीक है, एक दिन के अंतर्गत मतलब पूरे दिन में यदि जमींदारी जमा नहीं कर पाए तो उनसे उनकी जो जमींदारी थी, जागीरदारी थी, वो छीन ली जाती, ठीक है। यही था सूर्यास्त कानून, यानी कि सूर्य के अस्त होने तक यदि वो अपना पूरा राजस्व एकत्रित कर जमा नहीं कर पाए तो उनसे उनकी जो जमींदारी थी, यानी कि जो जागीरदारी थी, वो छीन ली जाती थी, ठीक है, जमीन छीन ली जाती थी। तो ये था सूर्यास्त कानून, ठीक है, जो कि 1793 में आया था स्थायी बंदोबस्त में, 1793, ठीक है। इसके अलावा देखो इसके टाइम पर एक था शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति का पृथक्करण, ठीक है, इसी के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगला प्रश्न बन जाए। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? जो कॉर्नवालिस से इसके द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत जो भारत में शासन था, ठीक है, इसमें से जो कलेक्टर होता था ना, कलेक्टर, उस काल में जो कलेक्टर होता था उसके न्यायिक कार्य अलग हो गए और प्रशासनिक कार्य अलग हो गए, ठीक है। यही था शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, न्यायिक और प्रशासनिक कार्य दोनों अलग अलग हो गए। अगला प्रश्न देखो, सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है, और किसने दिया था? ये था A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा दिया गया था। यदि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चर्चा करते हैं, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा की थी? A.O. ह्यूम के द्वारा ही की गई थी। तब जो भारत का वायसराय कौन था? डफरिन, ठीक है, डफरिन भारत का वायसराय था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके साथ ही इसी के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। W.C. बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। जो दादा भाई नौरोजी हैं वो 3 बार अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, 86, 93
और 2006 3 बार वो अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है 2007 1906 सॉरी 1906, ठीक है। 1907 में इसका 1907 में इसका जो विभाजन हो गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है। और 1916 का लखनऊ समझौता, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण समझौते हैं। अगला देखो कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन। अगला देखो, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35, ठीक है। 12 से 35 कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। अब देखो, यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मुख्यतः हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मूल अधिकारों का संरक्षक भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। संरक्षक माने वही कि यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, हमें नहीं मिलते हैं, तो हमें कौन उपलब्ध कराएगा? सुप्रीम कोर्ट कराएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो किसके अधीन नहीं है? देखो, सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, ठीक है। स्वास्थ्य के अधीन है, सदाचार के अधीन भी है, मानववाद के अधीन नहीं है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा टफ है, थोड़ा डीप है, ठीक है। अगला देखो, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस प्रकार की शासन प्रणाली पूछा क्या गया आपसे? शासन प्रणाली तो कौन सी है? देखो, संसदात्मक, ठीक है। संसद वाली जो संसदीय व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक है, लेकिन मुख्यतः जो सरकार की शासन प्रणाली कौन सी है? संसदात्मक है। हम गणतंत्र हैं, इसलिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भी है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? संघ सूची यानी कि जो केंद्र कानून जिस पर बनाता है, ठीक है। देखो, रक्षा कौन बनाता है? केंद्र, ठीक है। वैदेशिक मामले केंद्र देखता है, रेलवे भी केंद्र देखता है। तो कृषि की सूची का विषय है? राज्य सूची का, ठीक है। राज्य सूची का विषय है, तो इसमें राज्य कानून बनाता है। अगला देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में क्या प्रावधान है? प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है कि किस तरह वो राष्ट्रपति को सलाह मशविरा देता है, ठीक है। ये सब किस में दिया गया? अनुच्छेद 78 में दिया गया है। अगला देखो, 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगर में ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं है ये, ठीक है। लेकिन कभी कभी इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, भारतीय कारीगर और सौदागर, ब्लैक टाउन्स किससे संबंधित है? भारतीय कारीगर और सौदागरों से ही संबंधित है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ये आपसे पूछा गया, तो कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना करते हैं, पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। देखो, मैं आपको कहता हूँ बार बार, प्रस्तावना को याद कर लो, ठीक है। प्रस्तावना को याद कर लो, इसमें जो जो शब्द नहीं है ना, वो कई बार पूछा जाता है, ठीक है। देखो, जैसे आप यदि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, उपासना, विश्वास, ठीक है, इनकी स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इस तरह से पूरा उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 148। इसके अंतर्गत किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, केंद्रीय बजट 2022-23 में किस वर्ष तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक रखा गया है? 2070 तक का, ठीक है। केंद्रीय बजट मेरे द्वारा कराया गया है, उसको आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। सारे टॉपिक, केंद्रीय बजट के पूरे टॉपिक एक क्लास में, और राज्य की जो उत्तराखंड राज्य का बजट है उसके सारे टॉपिक एक क्लास में। तो 2 क्लास देखने से आपके दोनों बजट पूरे वर्ष के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे समीक्षा अधिकारी वगैरह यदि आप भरेंगे तो वहाँ पर भी आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, ठीक है। अगला देखो, यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है, तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी? देखो, 18 डिग्री यदि घंटे वाली सुई घूमती है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं
1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में कितने डिग्री मिनट की सुई घूमेगी? 360 डिग्री। क्योंकि यदि आप मिनट की सुई देखते हैं, जब पूरा एक बार 12 से लेकर 12 तक पहुंच जाएगी तभी तो 1 घंटा बढ़ेगा ना। अब यहाँ पर हुआ क्या कि माना 12 से 1, ठीक है, ये 2 और ये 3, इन दो संख्याओं के बीच ऐसे पूरा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इन दो संख्याओं के या इन दो या इन दो या इन दो, इनके बीच में कितना होता है? 30 डिग्री। टोटल 360 डिग्री है तो 360/12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, ये कितना घूमी है? 18 डिग्री घूमी है, यानी कि 360 इसका, ठीक है, टोटल 360 डिग्री था, इसका मतलब टोटल 5 हिस्से हैं तो 5 में से 3 हिस्से कवर कर चुकी है। ठीक है, तो 360/5 कर लो सबसे पहले। तो 5 से देखो कितना बार कट रहा है, 5 सत्ते 35 और 10 हुआ, 5 दूना 10 तो 72। ठीक है, यानी कि एक जब जो घंटे की सुई है जब वो 6 डिग्री घूमी तो मिनट की सुई 72 डिग्री घूम गई। ठीक है, तो 72 गुणा 3 कर लो। ठीक है, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 216। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो यदि ये 18 डिग्री घूमी तो 12 से चलना शुरू की। ठीक है, 12 से 18 डिग्री घूमी तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगी? ठीक है, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, 60, 30 या 90, 3 चौको 12, 120। ठीक है, टोटल ये 180 हो गया, ये हो गया 210। तो मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी? लगभग इसके आसपास होगी। ठीक है, तभी तो इतना और शेष इसने इतना कवर करना, तभी तो टोटल 360 हो पाएगा ना। ठीक है, वैसे आप ऐसे इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं जो मैंने आपको हल करके बताया कि 18 डिग्री यानी कि 3 जो टोटल 30 डिग्री है उसका एक हिस्सा, उसका 3 हिस्सा कवर कर चुकी है। ठीक है, जो 12 से 1 के बीच की दूरी है इसमें से इतना कवर कर चुकी है, तो यानी कि 2 और रह गए, यानी कि 12 डिग्री भी इसका रह गया। तो सीधा सीधा देखो 360/5 कर दो, क्योंकि 5 हिस्सों में 6 डिग्री 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक बार चलना 6 डिग्री, तो 360/5 करना, देखो 72 गुणा 3 कितना हो गया? 216। इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखो, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। देखो सचिन क्या है? कमल से छोटा है। ठीक है, सचिन क्या है? कमल से छोटा है, किंतु राम से लंबा है। ठीक है, राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है। ठीक है, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से थोड़ा छोटा कौन है? अरुण। ठीक है, और सचिन से थोड़ा लंबा है। देखो तो सब दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर कौन है? इस तरह से यदि आप देखते हैं तो कौन हो जाएगा? कमल। इसका विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए साहिल ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा साहिल से किस प्रकार से संबंधित है? उसके पिता, ठीक है, यानी कि साहिल के पिता, उसके पिता मेरे पिता के, ठीक है, साहिल के पिता आशा के पिता के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किस प्रकार संबंधित है? पुत्री के रूप में संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, एक बिंदु से चलना शुरू किया, 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई, फिर दाएं। ठीक है, इसका दायां कहाँ हो जाएगा? इधर 25 किलोमीटर चली, फिर बाएं, दाएं घूमकर कितना? 20 किलोमीटर, और उसके बाद पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर। तो अब कितनी दूर है वो? 20 किलोमीटर की दूरी पर, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला देखो, 10, 13, 22, 49। तो अगला क्या होगा? 10, 3, 13, 13, 9, 22, 22 और 27, 49, 27 का 81। देखो 3, 3, 9, 3, 27, 3, 81। ठीक है, तो 49 + 81 कितना हो जाएगा? 130। इस प्रकार इसका विकल्प बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ध्यान रखना आपने। अगला देखो, एक निश्चित कूट भाषा में DRONE को WILMV के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में DONKEY को किस रूप में लिखा जाएगा? ठीक है, ये इनका आगे से नंबर है और ये इनका पीछे से नंबर है। देखो D शुरू से चौथे में आता है और W लास्ट से चौथे में आता है। ठीक है, ऐसे R देखो शुरू से जिस नंबर पर आता है, I लास्ट से उसी नंबर पर, और ऐसे E शुरू से 5वें में तो V लास्ट से 5वें में। तो इस प्रकार देखो आपने इसको भी ऐसे ही निकालना है। ठीक है, तो सभी लोगों ने इसको निकाल लिया होगा। डंग जो DONKEY है इसको किस रूप में लिखा जाएगा? D का क्या हो जाएगा? देखो W। ठीक है,
डी का क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला फिर देखो एल, एल का क्या हो जाएगा, ओ, ओ का क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। एन का क्या हो जाएगा, एम, क्योंकि एन शुरू से 14वां है तो एम लास्ट से 14वां हो जाएगा, ठीक है। ऐसी के का पी हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, वी, और वाई का बी, तो इसका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अगला देखो सूचना का अधिकार 2005 का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका, उपरोक्त सभी। आरटीआई एक्ट जो है 2005 का, देखो प्रशासन में पारदर्शिता का संवर्धन, प्रशासनिक कार्य कुशलता एवं जिम्मेदारी का संबंध, ठीक है, जिम्मेदारी होगा, ठीक है, जिम्मेदारी का संबंध, ठीक है। तीसरा देखो प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ अधिनियम अगले 1 मिनट में आपको मैं करा देता हूँ। देखो जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी कब का है, 2000 का है, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी 2000 का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन अधिनियम है 2000, जैव विविधता अधिनियम है, ठीक है, 2002 का है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण 1986 का है, ठीक है। और जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये भी 1986 का है। एक महत्वपूर्ण अधिनियम जो आप से पूछा जा सकता है वो है देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है, 1972 का, ठीक है, 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। और एक है भारतीय वन अधिनियम, ठीक है, भारतीय वन अधिनियम कब का है, 1927 का है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कुछ अधिनियम जो आपसे पूछे जा सकते हैं अन्य और नोट कर लीजिए, जैसे देखो मोटरयान अधिनियम कब का है, या मोटर वाहन अधिनियम कब का है, 1988 का, ठीक है। इसके अलावा देखो भारतीय दंड संहिता कब की, 1860 की भारतीय दंड संहिता, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब का है, 1872 का है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता कब की है, 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ठीक है। इसके अलावा देखो भारतीय संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम कब का है, 1910 का, ठीक है। संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम यानी कि एक्साइज एक्ट कब का है, 1910 का है। दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता कब की है, 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता, ये आपने ध्यान रखना है। एक आता देखो हिंदू विवाह अधिनियम कब का है, 1955 का, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब का है, 1961 का, तो दहेज संबंधी संरक्षण, ठीक है। एक जो महत्वपूर्ण है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब का है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब का है, 2005 का, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम कब का है, 2007 का है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम कब का है, 2007 का है। और कुछ अधिनियम जैसे अभी हाल ही में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम चर्चा में रहा था, ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कोरोना काल में कब का है, 2005 का, डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। एक है देखो महामारी बीमारी अधिनियम, महामारी, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे केस भी दर्ज किए गए थे कोरोना काल में, ठीक है। कोई भी बिना मास्क के बाहर निकला तो उसके विरुद्ध केस दर्ज किया गया, किसमें, महामारी बीमारी अधिनियम, ठीक है। तो महामारी बीमारी अधिनियम कब का है, 1987 का। तो ये सारे अधिनियम आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई, तो कब प्रारंभ हुई थी भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखो पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 2007। पुंछी आयोग किससे संबंधित है, ये है प्रशासनिक सुधारों से, ठीक है। तो पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था, 2007 में किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है, नागपुर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई है। अगला सवाल है देखो निम्नलिखित में से किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। नागरहोल कहाँ है, ये भी कर्नाटक में है, बांदीपुर भी कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों सवाल। अगला देखो बैकॉल झील, बैकॉल झील कहाँ पड़ती है, रूस में। दुनिया की जो सबसे गहरी झील है बैकॉल झील कहाँ पड़ती है, रूस में, ठीक है, साइबेरिया वाले इलाके में पड़ती है। अगला देखो निम्नलिखित में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन आस्टिन, इसे K2 भी कहते हैं, ठीक है। बाकी नंदा देवी ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा कहाँ है, ये सिक्किम नेपाल दोनों में संयुक्त रूप से, ठीक है। बाकी एवरेस्ट, एवरेस्ट कहाँ है, ये नेपाल में पड़ता है और ये सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति,
यानी कि ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र जो गर्मी वाले हैं, ठीक है, वहाँ पर कौन सी होती है, जेरोफाइट, ठीक है, जेरोफाइट, जीरोफाइट भी कहीं कहीं पर इनका नाम लिखा रहता है, ठीक है। तो ये पहले प्रश्न पूछा गया यूकेपीएससी द्वारा। अगला देखो, लकड़वाला समिति किससे संबंधित है, ये है गरीबी से संबंधित, ठीक है, गरीबी से संबंधित, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भारत में सर्वाधिक यूरेनियम किस राज्य में प्राप्त होता है, तो एक महत्वपूर्ण सवाल, कहाँ पर होता है सर्वाधिक यूरेनियम, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में प्राप्त होता है। अगला देखो, भारत में किस स्थान पर गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, ठीक है, गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। ये संभाजी नगर किसका नाम है, औरंगाबाद का नया नाम, ठीक है, संभाजी नगर रखा गया है। निम्नलिखित में वह नदी जो सिंधु नदी तंत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है, झेलम है, रावी है, सतलज है, इसके अलावा चिनाब होगी, ठीक है, चिनाब, सतलज हो गई, ठीक है, चिनाब हो गई, सिंधु स्वयं हो गई। ये सब नदियाँ किससे संबंधित है, सब सिंधु नदी तंत्र से संबंधित। चंबल किससे है, ये है यमुना नदी से, ठीक है, चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। देखो, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से, अचानकमार छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, ठीक है, गुरु घासीदास भी छत्तीसगढ़ में है, जो कि 52वां है, ठीक है। अभी ये अधिसूचित नहीं हुआ है, ठीक है, ये अधिसूचित अभी नहीं हुआ है। 52वां कौन सा था, राजस्थान का था। 53वां उत्तर प्रदेश का रानीपुर वाला बना था। अभी गुरु घासीदास केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में, तो इसलिए सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसको अधिसूचित किया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है लेकिन केंद्र द्वारा नहीं किया गया, ठीक है। तो इसलिए अचानकमार, इंद्रावती और गुरु घासीदास तीनों कहाँ हैं, छत्तीसगढ़ में, और सिमलीपाल छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। तो ये हो गया आपके, देखो जीएस वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका जो अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा, इसमें आपका स्कोर कैसा रहा, ठीक है। अपना जो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। अपनी कुछ चीज़ें जो आपको कवर करनी है वो आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपको करना है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। यदि आप अपनी बताएं कि आपका स्कोर कहाँ पर कम हो रहा है, जीएस में क्या दिक्कत आपको हो रही है, ठीक है। क्योंकि देखो, हो सकता है कई सारे बच्चों ने अभी तक उतना पढ़ा नहीं होगा, डीपली नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले 6-7 महीने से 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे पुलिस इत्यादि के एग्ज़ाम के बाद से, ठीक है। तो उन्होंने अभी उतना डीपली नहीं पढ़ा होगा, और जिसने पढ़ा होगा उसका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा, ठीक है। 70+ जो है इसमें वो तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, लेकिन जिसके 60 भी नंबर आ रखे, क्योंकि पेपर थोड़ा सा मैंने डीप बनाया था, ज़्यादा इतना डीप नहीं था, इतना टफ नहीं था, लेकिन हल्का सा थोड़ा टफ था, ठीक है। अब देखते हैं, देखो उत्तराखंड का पार्ट है इसमें। किस वर्ष उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार आयोग का गठन किया गया, तो किस वर्ष किया गया था, 2011 में, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था, 2011 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री द्वारा उत्तराखंड की यात्रा की गई थी, मार्को पोलो के द्वारा नहीं की गई थी, इब्न बतूता के द्वारा भी नहीं की गई थी, और अल बरूनी के द्वारा भी नहीं की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, वेनसांग के द्वारा उत्तराखंड की यात्रा की गई थी। अगला देखो, किस वर्ष राज्य में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी राज्य में गढ़वाल कांग्रेस, 1918 में। कुमाऊं कांग्रेस 1912, इसको क्या बोलते हैं, अल्मोड़ा कांग्रेस, ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस। और अल्मोड़ा कांग्रेस का विलय कब हुआ था, 1926 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो है, राज्य में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस स्थान पर होती है, कहाँ होती है, मसूरी में, ठीक है, मसूरी में होती है विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना। इसके अलावा देखो, कौसानी कहाँ पड़ता है, बागेश्वर। लेंसडाउन कहाँ पड़ता है, पौड़ी में। नैनीताल स्वयं क्या है, नैनीताल में, ठीक है। यहाँ पर इसे झीलों की नगरी कहा जाता है उत्तराखंड में, कई सारी झीलें हैं यहाँ पर। एक पर्यटन स्थल पर, यानी कि एक छोटे से स्थल पर कई सारी झीलें कहाँ हैं, नैनीताल में। लेकिन सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन है, सर्वाधिक झीलें कहाँ हैं, सर्वाधिक झील ये कहाँ है, चमोली में, ठीक है, चमोली में सर्वाधिक झीलें, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चमोली तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नीति है, ठीक है, किंगरी बिंगरी भी है, और बालचा भी है, ठीक है। कौन सा नहीं है, थांगला। थांगला कहाँ है, उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी प्लस तिब्बत, इनके मध्य है थांगला दर्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है आगे। अगला देखो, गलत युग्म का चयन कीजिए। सात ताल कहाँ है, नैनीताल में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लामा ताल कहाँ है, उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है।
और गोहना ताल कहाँ है, चमोली में, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार विकल्प डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो 66 का विकल्प डी, यानी कि सभी क्या हैं, सभी विकल्प क्या हैं, सुमेलित है इसमें, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्नांकित बुग्यालों में गलत युग्म का चयन कीजिए। देखो, खारसोली बुग्याल कहाँ है, टिहरी में, ठीक है, बिल्कुल सही है। खलिया बुग्याल कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। बगजी बुग्याल कहाँ है, चमोली में। कफनी कहाँ पड़ता है, ये है बागेश्वर, ठीक है। कफनी बुग्याल कहाँ पड़ता है, बागेश्वर में पड़ता है। तो इस प्रकार विकल्प बी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। कफनी कहाँ है, बागेश्वर में पड़ता है। अगला देखो, स्टार्टअप इकोसिस्टम की राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। उत्तराखंड को स्टार्टअप इकोसिस्टम की राज्यों की रैंकिंग में किस श्रेणी में इसको रखा गया है, लीडर्स की श्रेणी में, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। करंट का सवाल है, 2022 का ये, ठीक है, करंट अफेयर्स का सवाल है और पूछा जा सकता है आगे। और इसी तरह से प्रश्न बनेगा, इसका प्रश्न यदि बनेगा तो इसी तरह से बनेगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम की राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को किस श्रेणी में, ठीक है। इसमें केवल श्रेणी बताई गई, तो उत्तराखंड को लीडर्स की श्रेणी में। उत्तर प्रदेश भी उत्तराखंड के साथ उसी में शामिल है। अगला देखो, अगला है 5 से 7 सितंबर 2022 में उत्तराखंड के किस स्थान पर आकाश फॉर लाइफ, ठीक है, आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था देहरादून में, ठीक है। जो 5 तत्व हैं जीवन के लिए काफ़ी जरूरी, ठीक है, जैसे पृथ्वी, आकाश, ठीक है, वायु और अग्नि और जल, ठीक है। इन 5 तत्वों पर भिन्न भिन्न जगहों पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें जो आकाश है महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है, उसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। कब हुआ था, 5 से 7 सितंबर 2022 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी काली नदी से संबंधित नहीं है। तो कौन सी नदी काली नदी से संबंधित नहीं है, गौला नदी, ठीक है। गौला नदी कहाँ, नैनीताल में बहती है, और काली नदी तो नैनीताल में आती नहीं है। तो काली नदी कहाँ से निकलती है, देखो, काला पानी से निकलती है। सबसे पहली सहायक कोठिया अंगटी, फिर धौली गंगा, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा गौरी गंगा है, ठीक है। उसके बाद सरयू, और सरयू के पश्चात कौन सी है इसमें, लथिया नदी, ठीक है। सरयू की जो सहायक नदी है प्रमुख, रामगंगा, पूर्वी रामगंगा, और यहाँ पर एक इसमें पनार नदी मिलती है, और साथ ही इसमें कौन सी नदी मिलती है, गोमती नदी। गोमती और सरयू के संगम पर कौन सा शहर स्थित है, बागेश्वर, ठीक है। कहाँ पर मिलते हैं, सरयू कहाँ पर संगम बनाती है, पंचेश्वर तीर्थ, ठीक है। और सरयू और रामगंगा कहाँ पर, रामेश्वर तीर्थ, ठीक है। और गोरी और काली गंगा कहाँ पर, जौलजीबी। कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, जौलजीबी में, ठीक है। कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, जौलजीबी में लगता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार राज्य का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई है 2021-22 की, राज्य का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, देहरादून, यानी कि जो हमारी राजधानी है बहुत ही खस्ता हाल में, बहुत ही बुरे हाल में, ठीक है, लिंगानुपात के मामले में। लेकिन जो सर्वाधिक है, यदि आप सर्वाधिक देखते हैं, सर्वाधिक किसका है, अल्मोड़ा का, ठीक है। अल्मोड़ा का सर्वाधिक है, और कितना है, 1444, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखो, निम्नांकित में से कौन सा ताल उत्तरकाशी में स्थित नहीं है, ठीक है। कांड़ा ताल उत्तरकाशी में स्थित है, बयां ताल भी स्थित है, और केदार ताल भी। जो बयां ताल है इसको उबलता हुआ ताल भी कहते हैं, ठीक है, उबलता हुआ ताल। केदार ताल है, यहाँ से असी गंगा निकलती है, ठीक है, असी गंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो झल ताल है, झल ताल कहाँ है, ये पड़ता है चमोली में, ठीक है। झल ताल कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका, 72वें का डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, 73 पवालगढ़ संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, ये नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। नंदौर नदी के आसपास का एरिया वहाँ पर पड़ता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 2012 में। बाकी 2005 में देखो, आसन की स्थापना, जो आसन वेटलैंड है, ठीक है, आसन प्लस झिलमिल जो ताल रिजर्व है, ठीक है, दोनों की स्थापना कब की गई थी, 2005 में। और 2015 में नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन, ठीक है, नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन, ठीक है। राज्य की वह नदी जो गंगा नदी में बाएं से मिलती है, गंगा नदी तंत्र, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। गंगा नदी देवप्रयाग से निकली, ठीक है, देवप्रयाग से आगे बढ़ी,
ठीक है, रुड़की के आसपास से राज्य के बाहर। इसमें सबसे पहली नदी जो मिलती है बाईं ओर से मिलती है। गंगा देखो इस तरह से बढ़ रही है आगे, तो बाईं ओर से आएगी। ठीक है, आप अपनी परिस्थिति इस तरह से करो, अभी यहाँ पर आप इस तरह से चलने लगोगे तो आपका बायां कौन सा होगा, ये। यहाँ से कौन सी नदी मिल रही है इसमें, नयार नदी। कहाँ पर मिलती है, व्यास घाट में। ठीक है, व्यास घाट में नयार नदी मिलती है, जो कि नयार भी स्वयं दो नदियों का संगम है, एक पूर्वी नयार और एक पश्चिमी नयार। कहाँ पर मिलती है, सतपुली। सतपुली से नयार नाम से आगे बढ़ के गंगा में मिल जाती है। उसके पश्चात देखो चंद्रभागा नदी ऋषिकेश में गंगा से मिलती है, लेकिन कहाँ से, दाएं से। ठीक है, दाएं से चंद्रभागा। सोंग नदी दाएं से मिलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है गंगा नदी तंत्र में। गंगा नदी की हाइट कितनी, टोटल 96 किलोमीटर राज्य में। ठीक है, सोंग इसमें रायवाला में मिलती है, जो कि दून घाटी से आती है। ठीक है, सोंग नदी, शिशुआ, विद्यालना, रो, ये सब इसकी सोंग नदी की सहायक नदी हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा रतमऊ और सोलानी नदियाँ आगे हरिद्वार जिले में उत्तराखंड जो गंगा नदी है उसमें मिलती हैं। तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। ठीक है, नयार नदी जो कि गंगा नदी की बाएं नदी से मिलती है। ठीक है, और गंगा की पहली सहायक नदी भी कौन सी है, राज्य में गंगा की पहली सहायक नदी, गंगा की प्रथम सहायक नदी, ठीक है, कौन है, नयार नदी। ये भी आपने ध्यान रखना, नयार क्या गंगा की पहली सहायक नदी है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल लिखी गई है। ठीक है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल खंड 1 और खंड 2 किसके द्वारा लिखी गई है, आर.एस. टोलिया जी के द्वारा। ठीक है, आर.एस. टोलिया जी के द्वारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल लिखी गई है 2 खंडों में। इसके अलावा देखो पटवारी, घराट, चाय, इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां, ठीक है, जो पूछी जा सकती हैं आपसे। अगला देखो, पद्मश्री पुष्पेश पंत किससे संबंधित हैं, ये हैं पत्रकारिता से संबंधित। ठीक है, पत्रकारिता प्लस शिक्षा, इससे संबंधित हैं, और 2015 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2015 में पद्मश्री ने दिया गया था। अगला देखो, राज्य मानसिक शोध रोग संस्थान, राज्य मानसिक रोग संस्थान कहाँ स्थित है, सैलाकुई, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। तो सैलाकुई के 2 प्रमुख संस्थान देखो, एक राज्य मानसिक रोग संस्थान और दूसरा कौन सा, एक सगंध पादप संस्थान। ठीक है, सगंध पादप संस्थान, ये भी सैलाकुई में है, देहरादून में। ठीक है, तो 2 संस्थान वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, दर्रा जो उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित है, तो कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य, ये है श्रृंगकंठ दर्रा। ठीक है, बाराहोती, चमोली, पिथौरागढ़, मार्चयोग, ठीक है, ये भी चमोली पिथौरागढ़, और लासपा दर्रा किस किस के मध्य, दारमा और ब्यास घाटी के मध्य। ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है। अगला देखो, बजट, उत्तराखंड का बजट जो 2023-24 के लिए आया है हाल ही में, किस स्थान पर राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी, ऐसा उसमें कहा गया। कहाँ पर की जाएगी, हल्द्वानी में। यदि आप बजट देखते हैं तो देखो, राज्य कैंसर संस्थान कहाँ कहाँ पर की जाएंगे, हल्द्वानी में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखो, एक है उसमें 2 नर्सिंग कॉलेज, 2 राजकीय नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, एक था बाजपुर और एक था गुप्तकाशी। ठीक है, गुप्तकाशी में था। इसके अलावा देखो, एक कार्निया प्रत्यारोपण केंद्र, ठीक है, कार्निया प्रत्यारोपण, ये कहाँ पर खोला जाएगा, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बजट के जो थे। ठीक है, इसके अलावा देखो, बजट मेरे द्वारा आपको पूरा कराया गया, उत्तराखंड बजट। ठीक है, 2023-24 पूरे तथ्यों सहित जितने प्रश्न संभावित हैं बजट से, यहाँ पर मेरे द्वारा आपको कराया गया। उसमें एक चीज़ यदि आप लोगों ने नोट करना, तो एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है उत्तराखंड बजट में। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये मैं कराना छूट गया था, उसमें ध्यान था पर अचानक से हट गया था। ठीक है, तो विवरण किस में आता है, अनुच्छेद 202 में। जो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है किस में आता है, अनुच्छेद 202 में भारतीय संविधान के। केंद्र का किस में आता है, 112 अनुच्छेद, और राज्य का किस में आता है, अनुच्छेद 202 में। इसको आप लोग वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारे फैक्ट मैंने वहाँ पर आपको करा रखे हैं। अगला देखो, अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस स्थान पर राज्य का पहला, ये था वन चिकित्सा केंद्र। ठीक है, पहला वन चिकित्सा केंद्र। ठीक है, वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया, रानीखेत में। ये 2021 का करंट अफेयर्स है। कभी कभी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, ये करंट का हिस्सा है भी और राज्य का प्रथम भी है, तो इसलिए करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके में भी आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। सरला बहन, इनका मूल नाम क्या था, कैथरीन हाइलामन। ठीक है,
गांधी जी की विदेशी शिष्या थी, इसके द्वारा किस स्थान पर, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा कब की गई थी, 1941 में की गई थी। निम्न में से चंद काल में कौन सा कर सैन्य कर के रूप में लिया जाता, ठीक है। चंद काल में कौन सा कर लिया था, कटक। कटक क्या था, सैन्य कर। कनक क्या था, नकद, सिरती, ठीक है, ये अनाज के रूप में लिया जाता, ध्यान रखिएगा। तो कटक क्या था, सैन्य कर था, ठीक है, कटक सैन्य कर था। एक था मांगा कर, जो युद्ध के समय लिया जाता, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। मांगा कर क्या था, युद्ध के समय, कटक क्या था, सैन्य कर, ठीक है। अगला देखो, किस पंवार शासक का शिवाजी के समान घोड़े पर बैठा चित्र प्राप्त हुआ है। तो किस पंवार शासक का प्राप्त हुआ, ये है फतेहपति शाह, ठीक है। शिवाजी के समान और गुरु गोविंद सिंह उनके समान, ठीक है, घोड़े पर बैठा चित्र किसका प्राप्त हुआ है, पृथ्वीपति शाह का प्राप्त हुआ है, ठीक, सॉरी, फतेहपति शाह का प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कि पृथ्वीपति शाह के पश्चात शासक बने थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, पंवार शासक प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी, जिया कनकदेही। देखो, कटौची किसकी थी, 3 अलग अलग फैक्ट। कटौची किसकी थी, फतेहपति शाह की। कर्णावती किसकी थी, पृथ्वीपति शाह की, ठीक है। जिया कनकदेही किसकी थी, प्रदीप शाह की थी। उसे मैं आपको पंवार वंश जो भी चल रहा है, ठीक है, उसका मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। हालांकि ये सारे मैं फैक्ट वहाँ पर आपको करा चुका हूँ, ठीक है। बस उसमें कीर्ति शाह से लेकर मानवेंद्र शाह तक हमारा फैक्ट अभी रहा है, तो उसको मैं आपको कराऊंगा आगे। अगला देखो, अगला है, टिहरी में चीफ कोर्ट की स्थापना किसने की थी। देखो, टिहरी में प्रताप शाह के द्वारा न्यायालय स्थापित किया गया, ठीक है, न्यायालय स्थापित किया गया, जिसे कीर्ति शाह ने चीफ कोर्ट नाम दिया, ठीक है, चीफ कोर्ट, हुजूर कोर्ट और चीफ कोर्ट। इस न्यायालय को 2 भागों में बांटकर एक हुजूर कोर्ट बनाई गई और एक चीफ कोर्ट बनाई गई, ठीक है। तो चीफ कोर्ट की स्थापना इस प्रकार किसके द्वारा की गई, कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला देखो, किस काल की कर व्यवस्था को 36 रकम 32 कलम कहा जाता है। किस काल की कर व्यवस्था, ये चंद काल की, ठीक है, चंद्र नहीं होगा, चंद काल की कर व्यवस्था, इसको 36 रकम 32 कलम कहा जाता है। अगला देखो, उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठों तथा टेकुआ प्रथा, ठीक है, जेठों और टेकुआ प्रथा किस में प्रचलित है, ये है खस में, ठीक है। खस जनजातियों में जेठो, टेकुआ, झटेला और घर जवाई, इस कुछ प्रथाएं प्रचलित हैं खस जनजाति में। खसों को शूद्र वर्ग में 1885 में सम्मिलित किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश काल में सम्मिलित किया गया था इनको। इसके अलावा देखो, कोल उत्तराखंड राज्य की पहली पूरा प्रजाति, ठीक है, और किरात उसके पश्चात आई थी, और किरात ग्रियर्सन के अनुसार किरात उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, महास्म संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर, ठीक है, महास्म संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में ये पड़ता है, ठीक है, द्वाराहाट में। यहाँ से रिबेट और कारनक 2, ठीक है, रिबेट प्लस कारनक, इनके द्वारा यहाँ से क्या खोजे गए हैं, यहाँ पर इनके द्वारा ओखलियाँ, ठीक है, 12 समानांतर रेखाओं में ओखलियाँ खोजी गई हैं, ठीक है, ओखलियाँ, कप मार्क्स जिन्हें बोलते हैं हम, ये यहाँ से खोजे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में उत्तराखंड का मौसम संबंधी पहला रडार का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो उत्तराखंड का मौसम संबंधी पहला रडार कहाँ पर स्थापित किया गया, मुक्तेश्वर नैनीताल। देखो, करंट अफेयर्स आपका यहाँ से भी तैयार हो गया है, ठीक है, एक स्टैटिक जीके में आ गया और दूसरा करंट के लिए भी, क्योंकि 2021 का है तो हो सकता है पूछ ले आयोग कभी कभी पुराना करंट अफेयर्स पूछ लेता है, ठीक है। तो 2021 का है, मुक्तेश्वर नैनीताल में इसको स्थापित किया गया। और राज्य का दूसरा यदि पूछता है, ये सुरकंडा में, ठीक है, 2022 में इसको स्थापित किया गया, कहाँ, सुरकंडा टिहरी में, ठीक है। ये भी यहाँ पर कौन सा है, दूसरा, और मुक्तेश्वर में कौन सा है, पहला, ठीक है। अगला देखो, गढ़वाली समाचार पत्र, इसके संपादक कौन थे, विश्वम्भर दत्त चंदोला, ठीक है, इसके संपादक कौन थे, विश्वम्भर दत्त चंदोला थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, राज्य में किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। थोड़ा विवादित प्रश्न हो गया था, तो इसके विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय कहा जाता है, तो दोनों सही आंसर इसके, ठीक है। आंतरिक हिमालय आंतरिक हो रखा है, ठीक है, आंतरिक होना चाहिए था, आंतरिक होना चाहिए था, आंतरिक हो रखा है। तो शिवालिक और बाह्य हिमालय दोनों का एक ही नाम है, इसलिए इसका विकल्प ए और बी दोनों सही है, ठीक है। जिसने दोनों किया है उसका नंबर आप लोग जोड़ सकते हैं। अगला देखो, अगला है, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी। कौन सी जनजाति करती थी, भोटिया जनजाति, ठीक है। 1962 से पहले भोटिया जनजाति तिब्बत से व्यापार में संलग्न थे, ठीक है। भोटिया जनजाति कैसे, एक
प्राचीन काल से व्यापार में संलग्न जनजाति रही है, मतलब लगातार व्यापार करती रही है। वर्तमान में भी स्थानीय मेलों के माध्यम से या राजकीय मेलों के माध्यम से व्यापार भोटिया जनजाति करती है, ठीक है। जैसे गढ़वाल में गोचर का मेला है, कुमाऊं में जौलजीबी का मेला, ठीक है। इसके अलावा उत्तरायणी मेला जो बागेश्वर में लगता है, कुछ महत्वपूर्ण मेले जहाँ पर भोटिया जनजाति के व्यापार से संबंधित हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कूली बेगार न देने की शपथ ली थी? किस स्थान पर ली थी? बागेश्वर, ठीक है। बागेश्वर में कूली बेगार न देने की शपथ ली थी कब? 1921 में, ठीक है। तो कूली बेगार प्रथा का अंत कब माना था? 1921 में माना था, ठीक है। और इसमें देखो, बागेश्वर किस नदी के संगम पर स्थित है? सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, बिशु, पंचाई, दियाई किस जनजाति के विशिष्ट त्योहार हैं? किसके त्योहार हैं? ये हैं जौनसारी के, ठीक है। विशु, पंचाई और दियाई किसके त्योहार हैं? जौनसारी जनजाति के त्योहार हैं, ठीक है। इसके अलावा अठोई और जागड़ा, ये सब किसके हैं? जो जौनसारी जनजाति है उसके त्योहार हैं, ठीक है। और हाल ही में जो जागड़ा एक मेला भी लगता है, वहाँ पर उसको राजकीय मेले का दर्जा दिया गया, ठीक है। पिथौरागढ़ जनपद में नाग देवता के नाम से प्रसिद्ध चोटी और मंदिर कौन सा नहीं है? ठीक है, तो धौली नाग तो है, ठीक है, काली नाग भी है और बेरी नाग भी है, कौन सा नहीं है? नागथात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नागथात पिथौरागढ़ में नहीं है। अगला देखो, त्योहार जो धार्मिक भावना से जुड़े होने के साथ साथ हमारे पशु पक्षी प्रेम का द्योतक है, ठीक है। द्योतक कौन सा है? देखो, घुघुतिया। घुघुतिया एक तो त्योहार है, कहाँ का त्योहार है? मुख्यतः कुमाऊं का त्योहार है घुघुतिया, ठीक है, कुमाऊं का। तो कुमाऊं में बहुत मात्रा में प्रचलित है। इस दिन घुघुते बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से थोड़ा घूमे घूमे से, ठीक है, इस तरह से घूमे घूमे से घुघुते बनाते हैं, ठीक है। तो घुघुतिया त्योहार कुमाऊं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। और साथ ही देखो, नाम क्या है इसका? घुघुती। वैसे इसको लोकल में क्या बोलते हैं? घुघुती त्यार, ठीक है, घुघुती त्यार, घुघुती त्यार बोलते हैं, ठीक है। तो घुघुती एक पक्षी होता है, ठीक है, कैसा होता है? कबूतर सा पक्षी एक होता है घुघुती पक्षी, ठीक है। तो एक पक्षी प्रेम का भी द्योतक घुघुती त्यार को माना जाता है, ठीक है। तो घुघुती त्यार या घुघुतिया या फिर कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जनवरी के मास में मनाया जाता है। मकर संक्रांति या फिर माघ मास के प्रथम तिथि को। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस माह में घुघुती त्योहार मनाया जाता है? माघ मास में, ठीक है। किस क्षेत्र में प्रचलित है? मुख्यतः कुमाऊं में प्रचलित है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया? पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया? रुद्रपुर में खोला गया है। कोसी का घटवार किसकी रचना है? शेखर जोशी की। मैंने यहाँ पर क्यों इसको पूछा था? क्योंकि 4 अक्टूबर, ठीक है, 2022 को शेखर जोशी जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे जिसमें कोसी का घटवार भी, ठीक है, गलता लोहा इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, वो सब आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पूछी जा सकती है, इनकी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला देखो, उत्तराखंड में निम्नांकित में से कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? प्रमुख स्रोत है, ठीक है, कौन सा प्रमुख स्रोत है ये आपसे पूछा गया है। तो तापीय ऊर्जा तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, प्राकृतिक गैस भी यहाँ पर नहीं है, भूतापीय ऊर्जा भी नहीं है। यहाँ पर कौन सी ऊर्जा है? जल विद्युत ऊर्जा, जो कि अच्छी मात्रा में है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत कम है, अच्छी मात्रा में यहाँ पर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा क्या कहलाती है? उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा, ठीक है, कौन सी कहलाती है? हिमालयी अग्रभ्रंश, जो मैदानों को, ठीक है, तटीय क्षेत्र को, तराई क्षेत्र को, ठीक है, तराई को शिवालिक से अलग करती है। कौन सी रेखा है? हिमालयी अग्रभ्रंश, ठीक है, हिमालयी अग्रभ्रंश रेखा जो तराई को शिवालिक से अलग करती है। ध्यान रखिएगा, इसका विकल्प डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो, इस प्रश्न पत्र के 100 प्रश्न मैं आपको पूरे क्लास में दे चुका हूँ, करा चुका हूँ, ठीक है। अगला प्रैक्टिस सेट, जो भी नए बच्चे ध्यान रखिएगा, अगला प्रैक्टिस सेट 22 तारीख यानी कि कल को, ठीक है, कल को सायं 5 से 6 बजे के बीच में मैं करा सकता हूँ, ठीक है। हालांकि अभी टाइप नहीं हुआ है, कोशिश करूँगा कि कल तक मैं उसको पूरा टाइप कर लूँ, कुछ प्रश्न टाइप हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो कल ही मैं कराऊँगा, तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और साथ ही मैंने जैसे आपको बताया, जिन चीज़ों पर आपको फोकस करना है उन पर भी आप फोकस करिए, ठीक है। अतिरिक्त चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि अतिरिक्त चीज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि है, ठीक है, मेरे अनुभव के हिसाब से। बाकी देखो, बाकी आप स्वयं तैयारी में हैं और
आप स्वयं भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि आपको क्या उचित है और क्या नहीं है। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही यदि आप नए अभी चैनल पर जुड़े हैं तो पुराने करंट अफेयर्स के वीडियोज़ या फिर बजट के वीडियोज़ आप लोग जरूर देखें, वहाँ से आपका प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।